बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सितंबर 2022 महीने से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया, जो कि आगामी आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि बिहार करंट अफेयर्स के सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का यहाँ पर संग्रह किया गया है, जो कि संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हालांकि तमाम पीडीएफ और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आप वहां पर जाकर के निसंदेह आपके बीपीएससी सहित बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च क्वालिटी का या फिर बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, इस कोर्स में एक ऑफर चल रहा है, वो भी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि इस वर्ष 2022 में जारी नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में बिहार कौन से स्थान पर रहा है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इसका राइट आंसर होगा बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। आपको ध्यान रखना कि जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सितंबर 2022 महीने से संबंधित है। हालांकि आपको जनवरी से अब तक का मंथली बिहार करंट अफेयर्स का जो स्पेशल करंट अफेयर्स बन रहा है बिहार का, उनसे संबंधित सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप वहां पर जाइए और जो मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर के तमाम जो वीडियो डाले गए हैं वो तमाम वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, खास करके हम 2022 के मंथली नोट्स की बात करें तो अब तक का आपको ध्यान रखना, नवंबर 2022 तक का ये अपडेट कराया जा चुका है। आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस ऑफर की हमने चर्चा किया था, ये जो ऑफर है ये 15 दिसंबर 2022 से मध्य रात्रि तक वैध है। इस दौरान आप इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाकर इस कोर्स को मात्र और मात्र 100 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको वर्ष 2021 से अब तक का, यानी कि नवंबर या फिर कह सकते हैं दिसंबर 2022 तक का सारा नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जिस तिथि से आप इसे ज्वाइन करेंगे, अगले 1 वर्ष तक ये आपका वैलिड रहेगा। तो आप लोग चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, निसंदेह आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक आपके लिए होने वाली है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए, निसंदेह इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे सितंबर 2022 महीने से संबंधित प्रश्नों की ओर। तो सितंबर 2022 महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2022 में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स श्रेणी में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे में ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया, हालांकि बहुत सारी बातें और भी हमने आपको बतलाए हैं। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इस फिल्म का नाम आपको याद रखना है, इस फिल्म का नाम है मिमी। इसी फिल्म में यानी कि फिल्म मिमी में जो अभिनय इन्होंने किया है, तो इसी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड से इन्हें 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सम्मानित किया गया। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, पंकज त्रिपाठी की जो डेब्यू फिल्म थी या फिर पहली फिल्म थी, इसका नाम था रन, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट पंकज त्रिपाठी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये पॉइंट है कि कुछ समय पहले, यहाँ पर इंडिकेट आप लोग कर लीजिएगा, वर्ष 2021 में यानी कि कुछ समय पहले पंकज त्रिपाठी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके बाद मनोज तिवारी को, और ये मनोज तिवारी से संबंधित आपके एग्जाम 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना। लेकिन वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है मैथिली ठाकुर। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना, मैथिली ठाकुर वर्तमान में बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर है। जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास चल रही है यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी दिया गया था। जितने भी छात्र डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज को फॉलो किए हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक प्रकार से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है गोपालगंज से संबंधित, चूंकि पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो ऐसे में बिहार में उच्चतम लिंगानुपात वाला जो जिला है, 2011 की जनगणना के आधार की आंकड़ों की हम बात करें तो ऐसे में गोपालगंज का जो लिंगानुपात था, ये राज्य में सबसे उच्चतम था, यानी कि उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। वहीं पे हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की, तो ये है मुंगेर। चलते हम दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिला के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं बल्कि यहाँ पर राजकीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार से अभी हाल ही में 5 सितंबर 2022 को राज्य के कुल मिला के 20 शिक्षकों को यह सम्मान मिला है। हालांकि इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित समारोह में 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इन 20 शिक्षकों में 9 शिक्षिकाएं और 11 शिक्षक शामिल थे। तो कुल मिला के इस वर्ष 2021 में 20 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया और प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 15,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंकड़े बस आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 9 शिक्षिकाएं और 11 शिक्षक, और साथ ही साथ मिलाकर ओवरऑल हम बात करें तो 20 शिक्षकों को ये सम्मान मिला है। जबकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से संबंधित कि जबकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ओवरऑल हम बात करें पूरे भारत से तो भारत के कुल 46 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के केवल 2 शिक्षकों को यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को पद से हटाते हुए अब उन्हें कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया है। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था जो 16 अगस्त 2022 को नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें बतलाई थी। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। आपको ध्यान रखना कि बिहार में अगस्त 2022 में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी और यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा 16 अगस्त 2022 को नई सरकार का गठन हुआ है नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार के रूप में। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि नई सरकार के मंत्रियों का 16 अगस्त को राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह ने भी शपथ ली और वे कानून मंत्री बनाए गए थे। हालांकि इसके तुरंत बाद वे विवादों में आ गए। इसके पीछे वजह यह है कि जिस दिन वे शपथ ले रहे थे उसी दिन उन्हें जो 2014 के एक अपहरण के मामले में कोर्ट में शामिल होना था, जिस वजह से वे शामिल नहीं हो पाए थे और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आने लगी। तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार की महागठबंधन सरकार ने कानून मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को पद से हटाते हुए उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया। साथ ही साथ गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री शमीम अहमद को कानून विभाग का प्रभार सौंप दिया गया। तो इसमें कुछ उलटफेर हुआ था जो कि यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के एक मंदिर या फिर मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल की एक घंटी चोरी कर लिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के गया जिले से ये 4 क्विंटल वजन वाला पीतल का घंटी एक मंदिर या फिर मठ से चोरी किया गया है। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है, जैसे कि बिहार के गया में अपराधियों ने बोधगया के एक बौद्ध मठ से 4 क्विंटल वजनी पीतल के घंटे की चोरी कर लिया है। और यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, यह घंटी बोधगया स्थित हुबा बुचुम तई बौद्ध मठ में सीमेंट के पिलर के सहारे लगाई गई थी। इसी बौद्ध मठ से हुबा बुचुम तई बौद्ध मठ से इसकी चोरी अभी हुई थी सितंबर 2022 में। इसके बावजूद भी जो सीमेंट के पिलर के सहारे से लगाए गए थे, चोर इसे यानी कि जो अपराधी थे इसे उखाड़ कर ले जाने में सफल रहे। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इससे पीतल से निर्मित घंटे की बात करें तो इसकी कीमत मार्केट में 5 से 6 लाख रुपये बतलाई जा रही है। हालांकि ये सारे पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमने आपके जानकारी पर्पज से ऐड कर दिया है। लेकिन ये वाला जो अंतिम पॉइंट है ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने मंदिरों और मठों का पंजीकरण करना अनिवार्य किया था। ये सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। हालांकि इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको सितंबर 2022 से संबंधित शामिल किए गए हैं। नोट कीजिएगा, बिहार सरकार की एक पहल है जो कि मंदिरों और मठों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये अगला 5वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। राइट आंसर होगा इसका निहारिका कुमारी का चयन अभी हाल ही में किया गया। और यहाँ पर इसमें हमारा अगला यानी कि पहला पॉइंट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत कक्षा 10वीं की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है।
यानी कि बिहार से जिसका मतलब जिस छात्रा का चयन किया गया, इनका नाम है निहारिका कुमारी। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वेट लिफ्टिंग ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इनका चयन किया गया है। और निहारिका कुमारी बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बात आई है मधुबनी की, तो ऐसे में एक पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को जिन 145 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें बिहार के मधुबनी जिले की रांटी गांव की दुलारी देवी भी शामिल है। पद्म पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गाँव की ही रहने वाली है। और एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दुलारी देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है कि सितंबर 2022 में, यहाँ पर में शब्द छूट गया है, तो सितंबर 2022 में नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे बिहार के किस जिला के निवासी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर अररिया जिले के रहने वाले हैं मोहम्मद गुफरान। और इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि नेपाल के पोखरा में जिसका आयोजन हुआ ये नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप का, तो इसमें मोहम्मद गुफरान जो कि अररिया के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। और वे अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के निवासी हैं। ये बहुत ज़्यादा मीडिया में रहा था, हो सकता है जिस प्रकार से बिहार के खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। और उन्होंने महज 45 सेकेंड में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये एक रिकॉर्ड है इनके नाम, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अररिया की बात यह है तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण, जो कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बाद दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया जिले के रानीगंज में किए जाने की घोषणा हुई थी। और इसके लिए जमीन भी आवंटित किया जा चुका है। और अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला मंकी पार्क अररिया के औराई हिंगना में बनेगा। औराई हिंगना एक स्थान है जहां पर महान साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। यहीं पर बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है कि सितंबर 2022 की बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पूरे बिहार में 54 बाजार समितियां विकसित की जाएगी। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों में 54 बाजार समितियों को विकसित करने का फैसला किया है। अर्थात राज्य का अब एक नया मंडी कानून होगा, जहां किसानों को फसल, फल, सब्जी उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए नए कानून में प्रावधान किया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने ये घोषणाएं की है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि बिहार में 2006 से ही बाजार समिति भंग होने के बाद मंडी कानून नहीं है, लेकिन अब ये घोषणा के बाद बिहार में अब नया मंडी कानून होगा, जो कि किसानों के हित में कार्य करेगा। अगला पॉइंट है कि इन 54 बाजार समितियों का जो निर्माण होगा कुल 2700 यानी कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर आठवां है कि हाल ही में 2 सितंबर 2022 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। बताएं कि वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे। 2 सितंबर 2022 को इनकी जयंती मनाई गई थी। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नहीं बल्कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 10वें मुख्यमंत्री। और आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 2 सितंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या फिर 10वें मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। साथ साथ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे दारोगा प्रसाद राय 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। और साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष उनकी जयंती का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि उनका जन्म 2 सितंबर 1922 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि बिहार के प्रसिद्ध गांधी सेतु जो पुल है, जो गांधी सेतु है, तो इसकी योजना उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही बनी थी, यानी कि दारोगा प्रसाद राय के कार्यकाल में ही गांधी सेतु की योजना बनी थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बीपीएससी मेकर के द्वारा ये तमाम नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक प्री स्पेशल कोर्स है जो कि आपके लिए डिजाइन किया गया है। ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए 2 पैकेज ऑप्शन है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, साथ ही साथ जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, तो ये सारे नोट्स को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये तमाम मटेरियल आपको मिल
मिल जाएंगे। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के लिए 62 दिनों का एक प्लान लॉन्च किया गया है। 62 टेस्ट इसमें शामिल है, 50 आपका फुल लेंथ टेस्ट है और 12 आपका सेक्शनल टेस्ट है, जो कि आपका सारा का सारा यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट जो है करंट अफेयर्स का है। और एग्जाम की बात करें तो 68वीं बीपीएससी एग्जाम आपका प्रस्तावित है 12 फरवरी 2023 को। तो इसको ध्यान रखते हुए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो सीट आपका पहले छूट चुका है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो जितने भी छात्र नए इसे ज्वाइन करेंगे तो जो प्रीवियस सीट आपका छूट चुका है वो तमाम आपके कोर्स में अपडेट रहेंगे, आप उसे भी अटेंड कर पाएंगे। तो अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं अगले 9वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से कितने जानवर को बिहार के पटना जू ले जाने की मंजूरी दी गई थी? सितंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर 36 जानवरों को। और फिर यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार टीम की बात करें तो बिहार टीम ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। तो कुल मिला के अगर हम पदकों की बात करें तो कुल मिला के 5 2 7 7 पदक यानी कि 7 मेडल बिहार ने अपने नाम किया। अगला 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितंबर को पटना आई और उन्होंने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में किस पुस्तक का लोकार्पण किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोदी एट 20 पुस्तक का भी हाल ही में लोकार्पण किया गया। किनके द्वारा? तो ध्यान रखिए स्मृति ईरानी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को ये सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई। संबंधित यहाँ पर जानकारी लिखी गई पर्यावरण, जल एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि यह रेटिंग ग्रीन रेलवे बिल्डिंग के मानकों पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए दी गई, यानी कि पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए यह प्रमाण पत्र इन्हें यानी कि भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इस इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हर वर्ष इंडियन रेलवे स्टेशनों व इमारतों का सर्वे करता है और कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर रेलवे स्टेशनों व इमारतों को अंक देता है। और ओवरऑल बात करें तो अभी हाल ही में बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को ये गोल्डन नहीं बल्कि सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस तिथि को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे? हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये 23 और 24 सितंबर को ये 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल में आए थे गृह मंत्री अमित शाह। आपको ध्यान रखना कि गृह मंत्री श्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर थे और पूर्णिया प्रमंडल में जिलों की संख्या 4 है। ये जिले हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। तो 23 और 24 सितंबर को ये पूर्णिया प्रमंडल के दौरे पर थे। साथ ही साथ 23 सितंबर को उन्होंने पूर्णिया टाउन में एक रैली को इन्होंने संबोधित किया था। और अगला पॉइंट हमारा यह है कि सीमांचल क्षेत्र में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ है। अगला पॉइंट है कि सीमांचल दौरे पर आने का उनका कारण क्या है? तो ऐसे में जो बातें मीडिया में चल रही थी उसी आधार पर यहाँ पर हमने लिखा है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना ही इसका एक उद्देश्य था। कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को लेकर भी ये सीमांचल दौरे पर आए थे। तो इसी आधार पर यहाँ पर हमने इस चीज को शामिल कर दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 14वां नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गया जिले में फल्गु नदी पर, जिसे कि निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है, इस पर भारत के पहले रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना आपको हाल ही में 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया में फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है। इसी फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है कि इसका नाम यानी कि इस डैम का नाम दिया गया है गया जी डैम और यह 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। साथ साथ यह रबर डैम 312 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। और अगला पॉइंट है कि इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो ये गया में है।
तो इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में पूरे साल कम से कम 2 फीट अब जल उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 15वां प्रश्न कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस जिले के रहने वाले हैं? तो राइट आंसर है मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ साथ आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जनसंचार कौशल के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ की ओर से प्रदान किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है कि अरुण झा बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा के पुत्र हैं। अगला पॉइंट है कि इस वर्ष 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें कि 2 शिक्षक बिहार से भी थे। ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया था। जबकि वहीं पे हम बात करें राजकीय शिक्षक पुरस्कार की, तो बिहार से कुल मिला के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी जानकारी हमने आपको दिया है। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बनी है? तो ऐसे में ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ये भारत की पहली कंपनी बनी है, पहली डेयरी बनी है जिन्हें कि यह अवार्ड यानी कि CAS अर्थात कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर यह सम्मान ये नालंदा डेयरी को दिया गया है। हालांकि इस मामले में गुजरात की जो गुजरात की जो अमूल डेयरी है, आपको ध्यान रखना ये भी पीछे रह गई। और दूध अथवा दूध उत्पाद की अंतर्राज्यीय अथवा वैश्विक बाजार में मार्केटिंग करने के लिए दिसंबर 2021 से यह मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया सरकार की ओर से। दिसंबर 2021 से यह नया कानून आया है, तो जिसके पास ये मार्क उपलब्ध है वही अंतर्राज्यीय अथवा वैश्विक बाजार में अपने दूध या फिर दूध से संबंधित उत्पाद की मतलब कर सकते हैं वैश्विक बाजारी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है तो वर्तमान में राज्य ही नहीं देश की नालंदा इकलौती ऐसी डेयरी है जिसे कि यह मार्क दिया गया है। अगला हमारा यहाँ पर 17वां प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न है कि हाल ही में 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को गोल्ड किसने दिलाया? बिहार को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो इसका राइट आंसर होगा राजन महतो ने बिहार को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। हालांकि यहाँ पर इसके हम राइट आंसर की बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में बिहार के राजन महतो ने बिहार को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और बिहार को दूसरा गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो मिला और इसी वर्ग में वीरेंद्र यादव ने अंडर 16 के बालक वर्ग में जेवलिन थ्रो में बिहार को यह दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला 18वां प्रश्न है कि देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर होगा बिहार इस मामले में पदक तालिका में 73 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर झारखंड रहा था। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि देश यानी कि भारत के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 18 स्वर्ण, 24 सिल्वर और 31 कांस्य पदक अर्थात कुल मिला के 73 मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। जबकि पिछले वर्ष बिहार ने मात्र 21 पदक ही अपने नाम किया था। इस वर्ष जो पदक की बात किया जाए तो 73 पदक के साथ पदक तालिका में बिहार दूसरे स्थान पर रहा था। यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में झारखंड पहले स्थान पर रहा था। हमारा अगला पॉइंट है कि 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता में राजन महतो ने बिहार को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। ये जानकारी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिया। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसका आयोजन अभी हाल ही में पटना में किया गया सितंबर 2022 में। इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है कि शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की याद में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ट्रस्ट के तत्वाधान में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पटना के तारामंडल सभागार में किया गया। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना इस मौके पर पत्रकार, चिंतक, उद्योगपति, समाजसेवी, दानवीर, गौवंश पर आधारित प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ व पूर्व राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया।
और साथ साथ अगला पॉइंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बक्सर में हुआ था। बक्सर की बात हुई तो बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है चौसा से, जबकि बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ती है मनिहारी कटिहार में। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 में उन्हें यानी कि बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न हो जाएगा कि सितंबर 2022 में कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की कौन सी बैठक आयोजित की गई। सितंबर 2022 में कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 21वीं। इस वर्ष सितंबर 2022 में कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RN सिंह के द्वारा किया गया था। और साथ साथ यहाँ पर अगला पॉइंट है कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। ये पंतनगर उत्तराखंड में है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन भारत के पहले व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 5 अगस्त 2010 को की गई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी समारोह पटना के बापू सभागार में कब आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा, ये जो आयोजन हुआ था बापू सभागार पटना में 24 सितंबर को ये आयोजित किया गया। इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पटना में या फिर पटना के बापू सभागार में 24 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ साथ इसमें देश भर के अधिवक्ता शामिल हुए थे। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि इसका उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस यू ललित के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और फिर यहाँ पे अगला होगा हमारा 22वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रामचंद्र मांझी संबंधित है बिहार के सारण जिले से। और इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के सारण जिले के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का पटना के IGIMS अस्पताल में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये संबंधित है बिहार के सारण जिले से। और आपको ध्यान रखना कि वे लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। अगर हम बात करें लोक कलाकार रामचंद्र मांझी की, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे किस नाच के लिए मशहूर थे या फिर किसके लिए मशहूर थे, तो वे लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना कि रामचंद्र मांझी बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी भी रहे थे। और अगला पॉइंट है कि उन्हें 94 साल की उम्र में 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था या फिर सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। भारत का जो पहला सर्वोच्च सम्मान है ये भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डैफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है। इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने गोल्ड मेडल बिहार को दिलाया और बिहार को गौरवान्वित किया। इनसे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में ऋतिक आनंद पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डैफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में गोल्ड और सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे इससे पहले ब्राजील में आयोजित ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डेफ की ओर से आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता जो कि 1 से 15 मई 2022 को आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को या फिर कह सकते हैं बिहार को गौरवान्वित किया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार के ऋतिक आनंद की, तो वे हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा अगला 24वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा, इस पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई सितंबर 2022 में। आपको ध्यान रखना कि बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस की अधिकतम जो इकाई लागत है, यानी कि प्रत्येक पैक हाउस के निर्माण में जो इकाई लागत है या फिर कह सकते इकाई लागत का अर्थ यही यहाँ पर यही है कि प्रत्येक जो कह सकते पैक हाउस है इसके निर्माण पर कितनी लागत आ रही है। तो अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपये निर्धारित की गई, यानी कि मैक्सिमम जो इसका कह सकते हैं खर्च आ सकता है एक पैक हाउस के निर्माण पर
तो इसमें 4 लाख रुपये इसका कह सकते हैं खर्च आ सकता है। और इस लागत का व्यक्तिगत उद्यमी या फिर किसानों को 50% तक सब्सिडी, यानी कि कुल मिलाकर 50% अर्थात 2 लाख तक का यहाँ पर सहायता अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें, जबकि किसान उत्पादक संगठन के लिए इकाई लागत पर 75% अनुदान यानी कि 3 लाख रुपये तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और फिर यहाँ पे अगला होगा 25वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। और यहाँ पर हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या फिर हिंदी साहित्य के लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई जाती है। और इस वर्ष उनकी 114वीं जयंती मनाई गई है। प्रत्येक वर्ष ये मनाई जाती है 23 सितंबर को। और दिनकर की बात करें, राष्ट्रकवि दिनकर की, तो दिनकर उनका उपनाम था, जबकि वास्तविक नाम है रामधारी सिंह। और आपको ध्यान रखना कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है, इसीलिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला पॉइंट है इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित। तो इसमें आपको कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें प्रमुख पुरस्कार जो मिले हैं इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे पद्म भूषण से, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1959 में इन्हें प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। अगला 26वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका राइट आंसर होगा बिहार के गोपालगंज के शशि पांडे ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था ये 9 दिनों तक चला था, जो कि बिहार नहीं बल्कि दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से। हालांकि जानकारी हमने आपको दिया अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कीजिए कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और उनकी पहली फिल्म थी रन, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई। बताएं कि वे कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा वे बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में इसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ध्यान रखना कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म पूर्णिया जिले के बरगच्छी गांव में पासवान समुदाय में हुआ था। और पूर्णिया जिले में भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो वर्ष 1968 में पहली बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 3 महीनों तक ही चला था और यह पहली बार था जब बिहार में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना था। 1968 में बिहार में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना था। ध्यान रखें, भोला पासवान शास्त्री, जो कि पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। और उसके बाद वर्ष 1969 में 13 दिनों के लिए वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर 1971 में 7 महीनों के लिए वे तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज की निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बेगूसराय जिले की एक अदालत ने यह वारंट जारी किया था। इसके पीछे कुछ रीजन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज की निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और यह वारंट जो है एकता कपूर द्वारा बनाई गई XXX वेब सीरीज में सैनिकों की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश करने के खिलाफ दर्ज मुकदमा मामले में ये किया गया था। ये वारंट जो जारी किया गया था, इसी मतलब कर सकते हैं मुकदमा के मामले में ये वारंट जारी किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न की सितंबर 2022 की घोषणा के अनुसार अब बिहार में विधायकों को कितनी यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो सितंबर 2022 की घोषणा के आधार पर जो विधायक हैं बिहार में, उन्हें 30,000 यूनिट जो है बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। हालांकि ये आंकड़े जो पहले थे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन करते हुए उसे पारित किया। और इसमें जो संशोधन किया गया है, आपको ध्यान रखना कि जिसके बाद अब बिहार के विधायक और विधान परिषद को हर महीने 2500 यूनिट यानी कि साल भर में 30,000 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करेगा। यानी कि जो प्रदान किए जाने की नई जो मतलब कर सकते हैं एक मतलब कर सकते हैं डेटा दिया गया है, ये 2500 यूनिट आपको ध्यान रखना है। और पूरे साल भर की बात करें तो 30,000 यूनिट यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। हालांकि पहले के आंकड़ों की बात करें यानी कि मौजूदा समय तक
ये हर महीने 2000 यूनिट जो है ये फ्री बिजली का प्रावधान था, यानी कि पूरे साल में 24,000 यूनिट। तो ये सारे प्रश्नों का जो संग्रह था ये सितंबर 2022 महीने से संबंधित था। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट कीजिए और विस्तार पूर्वक सारी जानकारी लिखिए। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको सारी बातें बताया है, और जो मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दिया था, जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निसंदेह यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो ऑफर चल रहा है करंट अफेयर्स वाले कोर्स में उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।